फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री धामी से डीआरएम ने की शिष्टाचार भेंट। रेल परियोजनाओं पर की विस्तार से चर्चा। सीएम धामी ने दिए टनकपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के निर्देश। देहरादून में 27 जनवरी को होगा समान नागरिक संहिता दिवस कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। कुंदन परिहार ने दी जानकारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सियासी मोड़। बीजेपी के पोस्टरों से गायब दुष्यंत गौतम की तस्वीर। दुष्यंत गौतम से संगठन ने बनाई दूरी। और जितेंद्र आत्महत्या केस की चार्जशीट पर सवाल। परिजनों ने सरकार पर लगाए आरोप। मामले की जांच जारी, जल्द होगी कार्रवाई। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पहाड़ों में सड़क हादसों से बचने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हल्द्वानी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर वर्कशॉप हुई, जिसमें परिवहन, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर की टीमों ने हिस्सा लिया। सड़क सुरक्षा को लेकर क्या क्या और किस तरह की सावधानियां बरतनी है, इसको लेकर वर्कशॉप हुई। इसके अलावा टैक्सी चालकों को गाड़ियों में आग लगने के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी है, वाहन दुर्घटना के दौरान फर्स्ट एड कैसे करना है, इसको लेकर डेमो भी दिया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर कुमाऊं के अन्य इलाकों में भी वर्कशॉप करने का निर्णय लिया गया। वर्कशॉप में टैक्सी चालकों को फर्स्ट एड किट भी वितरित की गई। बेझिझक यकीन कर सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आज टैक्सी यूनियन पे पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम की आयोजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई दुर्घटना होती है तो कैसे दुर्घटना प्रभावितों की हेल्प की जा सकती है। तो इससे बताया गया, क्योंकि व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, कभी हेल्प करते करते जो प्रभावित व्यक्ति को उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी दी गई है, जिससे हम कभी दुर्घटना होती है तो उसमें प्रभावित व्यक्तियों को उसको सहायता पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो यातायात नियमों की जानकारी सभी को दी गई है, और जो अग्निशमन विभाग है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि अग्नि लगने पर, आग लगने पर कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। तो आज इस तरह सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित लोगों को जानकारी दी गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यून किया जा सके। आखिरकार उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम ने करवट ली और राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। निचले इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने मौसम को और सर्द बना दिया है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मसूरी, चक्राता और धनौल्टी जैसे इलाकों में बर्फ की फुहारें गिर रही हैं। मौसम बदलने से ठिठुरन बढ़ी है। बर्फबारी के इंतजार में बैठे लोगों के चेहरे खिल उठे। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दून सिटीजन फोरम की ओर से दून लाइब्रेरी में शहर के नागरिक मुद्दों पर टाउन हॉल बैठक आयोजित की गई। इसमें ट्रैफिक, पार्किंग, अतिक्रमण और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर नागरिकों ने सवाल पूछे, जिनके अधिकारियों ने सीधे जवाब दिए। बैठक 3 घंटे से अधिक चली और इसे सराहा गया। सर, दो साल पहले हम दून सिटीजन फोरम का हमने गठन किया था, जिसमें उत्तराखंड के प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड पर्सन, इन सब ने मिलकर हमने एक कमेटी बनाई, जिसमें कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं, और इसका एम ये था कि देहरादून की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर एकजुट होकर हम किस प्रकार आवाज प्रशासन के सामने कर सकें।
शहर देहरादून के जो आम लोग हैं उनके बीच में और जो हमारे अधिकारी और हमारे विभाग हैं, क्योंकि आप लोग भी जर्नलिस्ट होने के अलावा आप भी एक इस शहर के और इस राज्य के नागरिक हैं, और ये आप और हम सब इसी बात को जानते हैं कि जो नागरिकों के बीच में और जो अधिकारी विभाग और सरकारों के बीच में जो संवादहीनता है, और ये अपने आप में वाकई में एक बेहद बड़ा चिंता का विषय है कि पिछले वर्षों में ये जो संवादहीनता जो है ये बढ़ी है, और नागरिक के चाहे उनके सुझाव हों, क्योंकि देहरादून शहर एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तमाम किस्म के ऐसे नागरिक हैं जिनके सुझाव भी हैं, जिनकी शिकायतें भी हैं, जिनकी पीड़ा भी है। अब देहरादून सिटीजन फोरम ने आज एक प्रोग्राम रखा था देहरादून लाइब्रेरी में, हमें भी वहाँ आमंत्रित किया गया था। यहाँ मुख्य उद्देश्य इनका था कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परिवहन विभाग है, एमडीडीए है, पीडब्ल्यूडी है और नगर निगम है, ट्रैफिक पुलिस है, और जो सिटीजन है कॉमन यहाँ के देहरादून के रहने वाले लोग हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में कई समस्याओं का समाधान कैसे निकले उसमें डिस्कशन किया गया। तो परिवहन विभाग की जहाँ तक बात है, ट्रैफिक की बात को उठाया गया कि ट्रैफिक जाम कई बार रहता है, और विमेन सेफ्टी की बात भी उठाई गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विमेन सेफ्टी कैसे हो। उसके साथ साथ जो बसें हैं या टाटा मैजिक है, इसमें कई बार ओवरलोडिंग की बात होती है, तो उस पर इन्होंने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने बताया इनको कि इन सब चीज़ों पर हम लोग। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रथ से संगम स्नान से रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संत समाज ने इसे अपमान बताया। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने आरोपों को गलत बताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला दिया है। देखिए, शंकराचार्य जी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। आप पूरा टीवी चैनलों में भी देख रहे होंगे, आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनी रहे, क्योंकि पिछली बार वहाँ दुर्घटना हुई थी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बनाए रखने के लिए वहाँ पर ये जरूर उनसे अनुरोध किया गया था कि आप जो है पैदल चलकर स्नान कर लीजिए। अब उनके अनुयायी जो समर्थक उनके साथ लगभग 1.5-2 पर चल रहे थे, उनके द्वारा वहाँ पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई है और जिला प्रशासन उनको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें शंकराचार्य जी के साथ कोई अभद्रता हुई, ये गलत कहा जा रहा है। गदरपुर में प्रस्तावित बीजेपी नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक अनिल बलोनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का दौरा आखिरकार रद्द कर दिया गया। राजकीय इंटर कॉलेज गुलरभोज में हेलीपैड तक तैयार था और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था, लेकिन ऐन वक्त पर चारों नेता नहीं पहुंचे, जिससे कार्यकर्ता मायूस नजर आए। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि चुनावी वर्ष है और कल शाम चारों नेताओं से बात के बाद उन्होंने स्वयं दौरे को रद्द करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि अरविंद पांडे इन दिनों जमीन घोटाले के आरोपों और उनके कैंप कार्यालय को अवैध बताने वाले प्रशासनिक नोटिस के चलते सुर्खियों में हैं। इसी बीच ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। मेरा छोटा भाई जो इस प्रदेश में मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, उनका मुझे फोन आया। 30 से ज्यादा विधायकों का मुझे फोन आया। मैं सभी का मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कोई बड़ी बात नहीं है और अभी इस समय आने का ठीक नहीं है। आप कृपया नहीं आएंगे तो आपका एहसान होगा मेरे पे। अभी कहा एक ही परिवार की बात कही ना, तो जब आपने एक ही परिवार कहा तो परिवार के अंदर बातचीत होती रहती है और हम लोग भी आज अपने बड़े नेताओं को सुनने और उनसे कुछ आग्रह करने और अरविंद जी से भी कुछ निवेदन करने और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से और व्यक्तिगत भी मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों का पटाक्षेप होना चाहिए। ये सारे लोग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार है या विधायक हैं, सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं और इन सब चीजों से क्या होता है कि पार्टी का नुकसान भी होता है और विकास भी प्रभावित होता है। एक ही परिवार के लोग हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन प्रोग्राम तो पार्टी का ही है, किसी और दल का प्रोग्राम तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया है और ये तो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चलता रहता है, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना। विधायक जी के आवास पे सारे जने पहुंचे हैं। जानकारी में तो यही था कि पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह सब यहाँ आ रहे हैं, तो अब ये जानकारी नहीं है अभी तक कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। उनके स्वागत के लिए लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय विधायक जी का
धन्यवाद करने के लिए। और पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से पांडे जी ने सीबीआई जांच की मांग कोई भी कर सकता है, शासन प्रशासन करवाए न करवाए, मांग करना सभी का अधिकार है। और जिस प्रकार से इस समय माहौल चल रहा है और पार्टी हाईकमान को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। और आज मुझे थोड़ा यही लगा कि माननीय मंत्री जी के साथ, हम विधायक अरविंद पांडे जी के साथ पूरी लगन के साथ उनके साथ रहेंगे। तो हमें आज थोड़ी इसलिए पीड़ा हुई, जो मेरे बड़े भाई सुखवंत सिंह थे, आज उन्होंने जो कर्ज के लिए एक आत्महत्या की, उनके परिवार के लिए उन्होंने आवाज उठाई कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उनके बदले में उनको हम तो निष्पक्ष जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे प्रशासन से पूरी रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़कर उनको न्याय दिलाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा होता, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन बाहर से भले ही साधारण दिखाई देते हों, लेकिन इसके भीतर टूटे भरोसे और बिखरी जिंदगियों को नया सहारा मिलता है। ये परिसर परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय है, जहां उन्हें सिर्फ छत ही नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिलता है। यहाँ हर चेहरा अपनी अलग कहानी कहता है। किसी की आंखों में दर्द तो किसी की मुस्कान में नए जीवन की उम्मीद नजर आती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट ने बताया कि नारी निकेतन का उद्देश्य पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह की बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर बीते दिनों हुए हमले के मामले में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विधायक के बेटे सौरभ राज बेहड़ ने ही खुद पर हमला करवाया था। ये बात खुद तिलक राज बेहड़ ने मीडिया के सामने आकर बताई है। जो माननीय विधायक श्री तिलक राज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गई और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया।
सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। सौरभ राज बेहड़ का जो मामला है मेरे बेटे का, जो मुझे रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग, सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो। स्थानीय प्रशासन और खनन माफियाओं के बीच गठबंधन होने से मधमहेश्वर घाटी में मध्य बहने वाली मधु गंगा में अवैध खनन का कारोबार दिन दहाड़े खूब फल फूल रहा है। जहां स्थानीय प्रशासन की सह पर खनन माफियाओं ने मधु गंगा के सीने को छलनी कर दिया है और खनन माफिया खूब चांदी काट रहे हैं। बता दें कि क्षेत्रीय जनता द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, मगर खनन माफियाओं और स्थानीय प्रशासन के बीच गठबंधन होने से मधु गंगा में हो रहे अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पा रहे। सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड में धाकड़धामी का एक्शन लगातार जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश भर में 572 अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। खास बात यह है कि इन मजारों के ध्वस्तीकरण के दौरान कहीं भी मानव अवशेष नहीं मिले, जिससे अतिक्रमण के उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मजारों के वक्फ पंजीकरण की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है और इससे पारदर्शिता व सच्चाई सामने आएगी। जब युवा मुख्यमंत्री ने मज़ारों के खिलाफ एक लाइन ली, अब मैं ये कहता हूँ जब मज़ारें तोड़ी गई तो ये बातें सामने आई कि जहां मज़ारें तोड़ी गई उनके नीचे कोई अवशेष नहीं थे। वो मज़ारें, अब वो क्या सत्यता थी उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी मज़ार जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है उन मज़ारों को नहीं छेड़ा। इस साल आत्मनिर्भर उत्तराखंड थीम के तहत भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जाएगी, जहां आगामी 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में भारत पर्व के दौरान उत्तराखंड की विकास यात्रा के दर्शन कर सकेंगे। जिस पर और जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी के एस चौहान ने बताया कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड झांकी के ट्रैक्टर सेक्शन में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल और रणसिंघा की आकर्षक तांबे की प्रतिकृतियां हैं, जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ शिल्पी कारीगरों की कलात्मक महारत का प्रतीक हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी आत्मनिर्भर उत्तराखंड की थीम पर बनाई गई, जो आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारंपरिक आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इस झांकी को आम जनमानस के लिए 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में देखा जा सकता है। उत्तराखंड की झांकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसकी प्राचीन शिल्पकला के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है। बिहारी महासभा द्वारा बसंत पंचमी के मौके पर 180 सी राजपुर रोड स्थित शिव बाल योगी महाराज के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहारी महासभा द्वारा धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई। आपको बता दें कि मूर्ति पूजा के लिए महासभा ने हरिद्वार से मां सरस्वती की मूर्ति बनवाई। सुबह 10 बजे मूर्ति पूजन एवं सरस्वती वंदना आरती की गई। मूर्ति पूजन के बाद स्थानीय भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद दोपहर में हजारों भक्तों के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। बिहारी महासभा के सचिव चंदन कुमार झा ने बताया कि बसंत पंचमी हर वर्ष
हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसे नाग पंचमी भी कहते हैं। बसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अल्मोड़ा में तेंदुए का मूवमेंट शहर के कई मोहल्लों में देखा जा रहा है, जिससे आम जनता दहशत में है। सीसीटीवी कैमरे में कई लेपर्ड कैद हो चुके हैं। वन विभाग ने वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए सभी पर्वतीय जनपदों में अलर्ट जारी किया है। डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि अल्मोड़ा में बीते 3 महीनों में 12 लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया है। पिछले सालों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में लेपर्ड की गतिविधियां बढ़ रही हैं। विभाग ने कहा कि तेंदुए की गणना और मॉनिटरिंग के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए भी पहल की जा रही है। डिवीजन, ये दोनों डिवीजन्स अपने फील्ड स्तर पे काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। और जहाँ तक हमारे जो आज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो एनाइडर हो या सोलर लाइट सिस्टम हो या जहाँ भी लोगों की डिमांड हो रही है कैमरा ट्रैप लगाने के लिए, पिंजरा लगाने के लिए, हम काफ़ी प्रोएक्टिवली इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी की वजह से पिछले 3 साल में हम देखें तो लेपर्ड से मृत्यु की घटनाएँ कुछ नहीं हुई है और ये काफ़ी अच्छी बात है यदि हम जनपद स्तर पर बात करें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रोएक्टिवनेस है, हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, चाहे लिविंग विद लेपर्ड हो या अन्य योजनाएं हम स्कूल में भी करा रहे हैं और जिला स्तर पे भी बार-बार बैठक करा रहे हैं, तो ये ताकि हम जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित रहे। उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। देहरादून सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट महसूस हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी है। बारिश से किसानों को लंबे समय से चले आ रहे सूखे से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट्स